नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो कि एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 है, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के अंतर्गत हम लोग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में और साथ ही साथ मानव जीवन पर विकास के प्रभाव को देख चुके थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमा पर है। तो इसके अंतर्गत हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी डायमेंशन है सारे कवर करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हो तो भैया वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम लोग और मोटिवेट हो और अच्छा आप लोगों को उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ सारांश एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग रोज सेंड करते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी एमपीपीएससी मेंस की तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। चलिए तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हम लोगों ने मानव जीवन पर विकास के प्रभाव को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमा। देखो, सिलेबस में तो केवल सीमाएं लिखी हैं, परंतु हम लोग सीमाएं के अतिरिक्त भैया क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं आपको केवल सीमाएं पढ़ा गया तो आप बोलोगे एम आर साहब आपने तो केवल सीमाएं पढ़ा दी, दूसरी किताबों में तो भर भर के दिया हुआ है, रामायण दिया हुआ है, आप तो बहुत कम पढ़ा रहे हो। तो भैया हम पढ़ाएंगे आपको सब, पर आपको फोकस करना है सीमाओं पे मेनली, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना ज्यादा नजर आती है। साथ ही साथ सारांश एकेडमी की भैया जूम क्लासेस भी चल रही हैं जिसपे आपको प्री और मेंस के हिसाब से बहुत शानदार पढ़ाया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराई जा रही है। सबसे अच्छी बात है कि एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है और टेस्ट हर दूसरे तीसरे दिन में मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जा रही है और बहुत न्यूनतम फीस में। ठीक है, तो आप जूम पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और लोक प्रशासन और समाजशास्त्र की मेरी क्लासेस आने वाली हैं। साथ ही मेंस की और भी क्लासेस आप लोगों को सामने आने वाली है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए ताकि सूचना मिलती रहे, और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है आप उस पर भी जाकर मेंस की क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और जो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं। तो टॉपिक से पहले संभावित प्रश्नों की चर्चा कर लें कि आखिरकार प्रश्न कैसे आएंगे। तो संभावित प्रश्नों में तो सबसे पहले स्वदेशी प्रौद्योगिकी ये 3 मार्कर में कंप्लीट करना है और इसे रट मारना है आपको। फिर भैया स्वदेशी प्रौद्योगिकी की विशेषताएं क्या है, कमियां क्या है, महत्व क्या है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पर आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए ये मैंने यहां पे लिख दी है। फिर स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं जो कि 5 मार्कर और 11 मार्कर दोनों में आने की संभावना है, और मैं दोनों को कैसे लिखना है यह भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर 5 मार्कर में आएगा तो उसको कैसे लिखना है और 11 मार्कर में आएगा तो उसको कैसे लिखना है। साथ ही साथ भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए भैया लोगों चर्चा करते हैं स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाओं पे। तो सबसे पहले क्या है, फिर उसके बाद विशेषताएं इसकी क्या क्या है, महत्व, सीमाएं और भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सबसे पहले 3 मार्कर में क्या याद रखना है भैया, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्या है और उदाहरण दे देना है, तो 3 मार्कर में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक चीजें अच्छे से आएंगी नहीं। चलो, तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी शब्द क्या है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अब भैया स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वदेशी का मतलब है अपने देश में, अपने देश में। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, मतलब भैया ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने देश में बने, है कि नहीं। हमारा भारत है, अगर भारत अपने देश में टेक्नोलॉजी बना ले तो उसे क्या बोलेंगे, स्वदेशी प्रौद्योगिकी। तो एक बात बताओ, मान के चलो मैं अपने देश में कोई प्रौद्योगिकी बना रहा हूं, परंतु जो सामान है, जो सामग्री है, जो संसाधन है, और वो मैं किसके यूज कर रहा हूं, यूएसए के, चीन के, फ्रांस के, तो क्या ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी कहलाएगी? बिल्कुल भाई साहब, ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो हमें प्रौद्योगिकी का विकास करना ही है, हमारे देश में तो हमें तकनीक का विकास करना ही है। साथ ही साथ जो तकनीक का आप विकास कर रहे हो, जो प्रौद्योगिकी का आप विकास कर रहे हो, वो प्रौद्योगिकी घरेलू सामग्री से मिलकर बनी हो। मतलब हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन है, हमारे देश में उपलब्ध जो सामग्री है, उस सामग्री से आप अगर कोई तकनीक का विकास करते हो तो वो कहलाएगी स्वदेशी प्रौद्योगिकी। वो क्या कहलाएगी,
स्वदेशी प्रौद्योगिकी। मतलब मेरे भाइयों बहनों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि घरेलू स्तर पर, किस पर? घरेलू स्तर पर, घरेलू स्तर पर, घरेलू मतलब हमारे भारतीय स्तर पर, हमारे देश के स्तर पर उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध जो संसाधन है, जो सामग्री है, उससे अगर आप कोई तकनीक निर्मित कर रहे हो या विकसित कर रहे हो तो वो कहलाएगी स्वदेशी प्रौद्योगिकी। वो क्या कहलाएगी? स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहलाएगी। इतनी बात आई समझ में? मतलब दो तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया घरेलू सामग्री का प्रयोग हुआ हो, घरेलू संसाधनों का प्रयोग हुआ हो और देश में निर्मित की गई हो तो उसे हम बोलेंगे स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है, आई बात समझ में इतनी सी? मतलब ये जो प्रौद्योगिकी है वो हमारे स्थानीय ज्ञान पे आधारित होगी, हमारे भारतीय ज्ञान पे आधारित होगी, और ये जो टेक्नोलॉजी होगी वो कैसी होगी? व्यवहारिक होगी। ठीक है, ये हमारी सभ्यता की पहचान है, ये हमारे भारत देश की पहचान है, ये हमारे भारत देश के स्थानीय ज्ञान पे आधारित है। तो ऐसी तकनीकी को भैया हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी तकनीकी को हम बोलेंगे स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो देखिए, तो क्या बोलेंगे परिभाषा में? परिभाषा में हम लोग बताएंगे कि घरेलू स्तर पे, इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि घरेलू स्तर पे ही इसका विकास होगा, भारत में ही इस तकनीक का विकास होगा, तब हम उसे बोलेंगे सो यानी अपने, देसी मतलब देश की। ठीक है, तो घरेलू स्तर पे उपलब्ध संसाधनों का, संसाधनों का मतलब क्या है यहां पे? सामग्रियों का। तो घरेलू स्तर पे उपलब्ध संसाधनों का सामग्रियों से निर्मित या विकसित की गई प्रौद्योगिकी स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है, अब देखो एक टर्मिनोलॉजी पिछले मेंस के सिलेबस में थी, देशज तकनीक। ठीक है, तो देशज तकनीक और स्वदेशी प्रौद्योगिकी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देशज तकनीक का मतलब क्या है? अब जैसे सांप ने काट लिया और आपने उसे देसी तरीके से क्या कर दिया भैया? देसी तरीके से आपने सांप का जहर उतार दिया, तो वो देशज तकनीक है जो कि स्थानीय ज्ञान पे आधारित है। परंतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी बढ़े, मतलब यहां पे हम आविष्कारों की बात करेंगे, यहां पे हम मशीनों की बात करेंगे। ठीक है, टेक्निक और प्रौद्योगिकी में ये डिफरेंस है, तो हम इसे बृहद स्तर पर अध्ययन करेंगे स्वदेशी प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो घरेलू स्तर पर आधारित या घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों सामग्रियों से निर्मित या विकसित की गई प्रौद्योगिकी स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहलाती है। उदाहरण के तौर पे तेजस हल्का लड़ाकू विमान हमारे ही भैया सामग्री थी, हमारे ही देश में से विकसित की गई। चंद्रयान मिशन, माइक्रो प्रोसेसर शक्ति। ठीक है, ये सब क्या है? चाहे वो आईएनएस अरिहंत हो, कलवरी हो, या जितने भी अग्नि मिसाइल हो, ये सब हमारे देश में ही निर्मित की गई है और हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब मैंने ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी की है कि भैया स्वदेशी प्रौद्योगिकी अर्थात जो स्थानीय ज्ञान पे आधारित हो, ठीक है, जो घरेलू स्तर पर निर्मित हो और घरेलू सामग्रियों का जिसमें प्रयोग किया गया हो। तो मैंने 3 डायमेंशन दे दिए तो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। क्वेश्चन आया स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी लिखिए 5 मार्कर में, तो आप इनको बखूबी तरीके से जमा सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा डायमेंशन क्या है हमारा? दूसरा डायमेंशन है इनकी विशेषताएं क्या होती। आखिरकार स्वदेशी प्रौद्योगिकी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी होती है वो स्थानीय ज्ञान, स्थानीय ज्ञान मतलब हमारे भारत का ज्ञान, हमारे भारत में जो स्थानीय ज्ञान है, लोकल जो नॉलेज है और जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स है, उन पर आधारित होगी, है कि नहीं? तो ये जो है पहली विशेषताएं हमारी यह होगी कि स्थानीय ज्ञान और परंपरा पर आधारित होती है। ठीक है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है यार, हम विदेशियों का ज्ञान तो नहीं, विदेशियों का ज्ञान तो यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो हमारे देश के भीतर जो ज्ञान उपलब्ध है, हमारे नागरिकों में जो क्षमता है, हमारे नागरिकों के सोचने का तरीका है, या किसी भी तकनीक को विकास करने का जो उनके अंदर मादा है, उसी पर तो आधारित होगी। तो इन शॉर्ट में पहले पॉइंट में क्या बोल सकता हूं कि यह स्थानीय ज्ञान एवं परंपरा पर आधारित तकनीक होती है। दूसरा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्वतः स्थानांतरित हो जाती है। देखो, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्या करेगी? यह हमारे राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाएगी, है क्या नहीं?
तो अब हमारे पूर्वजों को जो ज्ञान था वो किस पीढ़ी में ट्रांसफर होगा? अगली पीढ़ी में, क्योंकि स्थानीय ज्ञान है ना। जैसे भैया मान के चलो मेरे दादाजी थे, वो पीलिया बांधते थे, पीलिया का मतलब पीलिया को देसी तरीके से ठीक करते थे। तो अब भैया हमारे पिताजी वो पीलिया को देसी तरीके से ठीक करते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है? इस प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो रहा है। अग्नि मिसाइल वगैरह जो है, एक पीढ़ी या अगली पीढ़ी उसको और उन्नत करेगी। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वतः स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा पॉइंट याद रखिए। तीसरा, स्थानांतरण हेतु किसी प्रशिक्षण शाला की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एक व्यवहारिक ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी भैया? स्थानांतरित हो जाएगी। तो काय की प्रशिक्षण शाला? तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? प्रशिक्षण शाला की आवश्यकता नहीं है। चौथा, यह राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि करने वाला आंतरिक मूल्य है। देखो, जो देश जितनी प्रौद्योगिकी का विकास करेगा, आज हम लोग यूएसए का नाम लेते हैं, जापान का नाम लेते हैं, चाइना का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। तो इन देशों का जो सम्मान है, ये मूल्य है, वो अपने आप वैश्विक स्तर पर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार आजकल हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का नाम काफी ऊंचा हो रहा है, उसके सम्मान में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का काफी अच्छा विकास उसने किया है। चाहे पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो, चंद्रयान हो, चाहे वो मंगलयान एक बार में भेजने की बात हो। तो ये क्या है भैया? एक आंतरिक मूल्य है जो किसी भी राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि करने की क्षमता रखता है। यह सामान्यतः पर्यावरण हितैषी होती। कोई भी देश होगा वो स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास इस प्रकार करेगा ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, वो पर्यावरण के अनुकूल हो, सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। तो यह सामान्यतः पर्यावरण हितैषी होती है। आधुनिक आविष्कार हेतु प्रेरणा मिलती है। मान के चलो कोई वैज्ञानिक हमारे देश में किसी चीज का आविष्कार करे, तो क्या अन्य वैज्ञानिक नए आविष्कार करने के लिए, आधुनिक आविष्कार करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, और ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, ये पॉइंट्स तो हैं। देखो, विशेषता सिलेबस में नहीं दिखा हुआ है, फिर भी मैं बस एक बार आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो हमने क्या बोला? स्थानीय ज्ञान एवं परंपरा पर आधारित तकनीक होती है। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्वतः स्थानांतरित हो जाती है। तीसरा, स्थानांतरण हेतु प्रशिक्षण शाला की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ऐसा आंतरिक मूल्य होता है जो राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि करता है। साथ ही साथ ये सामान्यतः पर्यावरण हितैषी होती है, आधुनिक आविष्कार हेतु प्रेरणा देती है और देश के विकास में भूमिका का निर्वहन करती है। अब दो बातें और बता दूं, ये कम लागत व सस्ती तकनीक होती है। मतलब जितनी पैसे में हॉलीवुड की एक मूवी बनती है, उतने पैसों में हमारे वैज्ञानिकों ने मंगलयान भेज दिया। अब कोई मोबाइल जो भारत में बनेगा वो सस्ता होगा या विदेशों में बन के आएगा वो सस्ता होगा? स्वाभाविक सी बात है, भारत में जो बनेगा वो सस्ता होगा। मतलब स्वदेशी प्रौद्योगिकी कैसी होती है? अपेक्षाकृत कम लागत की और सस्ती होती है। आप इसको ऐड कर लेना विशेषताओं में, ठीक है। और ये परिवर्तनशील तकनीक होती है। तो ये कुछ स्वदेशी प्रौद्योगिकी की क्या है भैया? विशेषताएं हैं। चलिए अन्य लाभ की बात करें तो अन्य लाभ से पहले हमें लाभ देखना है। एक्चुअली इसमें एक स्लाइड छूट गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो जो स्लाइड में छूट गया है वो उसको मैं अभी आप लोगों को लिखा के बता देता हूं, तो आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले स्वदेशी प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन देखी। स्वदेशी प्रौद्योगिकी में हमने बोला कि घरेलू स्तर पर निर्मित या घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से निर्मित की गई प्रौद्योगिकी स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहलाएगी, और उसका हमने एक एग्जांपल देखा। फिर हमने भैया विशेषताएं देख ली। अब विशेषताओं के बाद हमको देखना है भैया आखिरकार स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्यों इंपॉर्टेंट है और इनके लाभ क्या है, इनके महत्व क्या है, ठीक है। तो ये बात हम लोग देख लेते हैं और उसकी जो स्लाइड रह गई उसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, वो क्या कभी कभी एक स्लाइड में सो जाती है। तो अब हम देखेंगे भैया स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लाभ, आखिरकार लाभ क्या, एक एक करके लाभों पर चर्चा करते हैं, है कि नहीं। चलिए देखो, स्वदेशी प्रौद्योगिकी से पहला फायदा क्या होता है? पहला फायदा यह होता है कि भैया सस्ती तकनीकी की उपलब्धता हो जाती। किसकी उपलब्धता हो जाती? सस्ती तकनीकी की उपलब्धता हो जाती। सही बात है। उदाहरण के तौर पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारे भारत में निर्मित जो फोन होंगे या हमारे भारत में निर्मित कोई भी टेबलेट हो गया
या कोई भी जो प्रौद्योगिकी जो भारत में बनेगी वो अपेक्षाकृत सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और उसकी लागत चूंकि कम होगी, चूंकि वो हमारे भारत की ही जो सामान है उसका प्रयोग किया है, तो उसकी लागत कम हो जाएगी, और लागत कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वो तकनीकी हमारी सस्ती हो जाएगी। तो पहला लाभ क्या है? पहला लाभ है सस्ती तकनीकी की उपलब्धता। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। दूसरा, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में हमारा काफी ज्ञान था, आर्यभट्ट हमारे सिद्धांत दिए गए, है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, हमारे पूर्वजों को ज्ञान है, हम उनको क्या प्रदान करते हैं? इससे सार्थकता प्रदान करते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं, प्लस हम हमारे उनके पूर्वजों को ज्ञान को संरक्षित करते हैं। तो ये दूसरा लाभ है कि इससे हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान है उनको सार्थकता प्रदान करके उन्हें संरक्षित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरी बात देखते हैं भैया, तीसरा लाभ क्या है? तीसरा, जो देश के पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो देश उतना विकास करेगा। आज हम बोलते हैं जापान विकसित है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्या करती है? टेक्नोलॉजी आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, हमारे पास प्रौद्योगिकी होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। रक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास करेंगे तो कोई देश हम पे हमला नहीं कर पाएगा। तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट क्या पड़ा? सस्ती तकनीकी की उपलब्धता। दूसरा, पूर्वजों का ज्ञान को हम सार्थकता प्रदान करके उसे संरक्षित कर पाते हैं। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे हमने राफेल खरीदा, राफेल किससे खरीदा? हमने फ्रांस से खरीदा। राफेल किससे खरीदा? फ्रांस से। तो जब हम फ्रांस से राफेल खरीदेंगे तो हम भैया विदेशी मुद्रा देंगे, डॉलर में उनको पे करेंगे, तो हमारा क्या होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम विदेशों पे निर्भरता हो जाएगी हमारी किस पे निर्भरता? हम फ्रांस से बोलेंगे भैया लोग प्लीज हमें राफेल दे दो, आप हमें राफेल नहीं दोगे तो हम रक्षा प्रौद्योगिकी में पिछड़ जाएंगे। भारत सेकेंड सबसे ज्यादा हथियार का आयातक देश है, सबसे ज्यादा हथियार भैया आयात करता है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब तुम कोई चीज खरीद रहे हो तो आपको विदेशी मुद्रा भी तो देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी क्या? तो इससे क्या होगा? आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा कि नहीं होगा? अब मान के चलो जो आप विदेशों से खरीद रहे हो वही अगर आप भारत में बनाने लग जाओगे तो आप पैसे दोगे इनको? नहीं दोगे ना, तो आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बच जाएगा। तो भैया विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी? बचत होगी। क्या होगी? विदेशी मुद्रा भंडार में बचत होगी, है कि नहीं? तो हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहला, सस्ती तकनीकी उपलब्धता। दूसरा, पूर्वजों के ज्ञान को सार्थकता प्रदान करके संरक्षित करना। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार में बचत। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में बचत तो होगी। और 5वां पॉइंट, अब जब आप निर्यात करोगे तो आपको इससे विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति भी होगी, विदेशी मुद्रा की आपको क्या होगी? प्राप्ति भी होगी। उदाहरण के तौर पे हम सैटेलाइट सेंड करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं विदेशों का, तो वो हमको क्या करता है? पैसे प्रदान करता है। तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो स्वदेशी तकनीकी का आप जब विकास करोगे तो आप उसको निर्यात भी करोगे। जैसे गगन है, गगन को हम हमारे एशियाई देशों को देंगे तो वो हमको पे करेंगे ना कुछ। तो जहां एक और विदेशी मुद्रा भंडार की तो बचत होगी, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होगी। चलिए, अब जब हम खुद अपने देश का स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने लगेंगे तो हमारी अन्य राष्ट्रों पर तकनीकी निर्भरता पे कमी आ जाएगी। तो अन्य जो राष्ट्र हैं उन पर निर्भरता में कमी आएगी, अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी साहब। ठीक है, 7वां फायदा क्या है इससे? हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वैज्ञानिकों के सम्मान में वृद्धि होगी। तो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व वैज्ञानिकों के सम्मान में वृद्धि, किसमें? वैज्ञानिकों के सम्मान में वृद्धि होगी। ठीक है, सम्मान में वृद्धि, सही बात है। ठीक है, 8वां क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा में सहायक। जब आप आकाश मिसाइल बनाओगे, अग्नि बनाओगे, ठीक है, भीष्म टैंक बनाओगे,
तेजस हल्का लड़ाकू विमान बनाओगे तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान की औकात है कि हमको देख पाएगा। तो भैया राष्ट्र की सुरक्षा में क्या है, सहायक है। राष्ट्र की सुरक्षा में क्या है, सहायक है कि नहीं? तो पाकिस्तान को हम सबक सिखा सकते हैं, उसे पता है इनके पास परमाणु हथियार है, पेल देंगे 2 मिनट में, समझ रहे हो? तो इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा में जब आप स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करोगे तो राष्ट्र की सुरक्षा में भी वो सहायक होगा। तो निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार की क्या होगी, प्राप्ति होगी, वहीं स्वदेशी प्रौद्योगिकी से विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, क्योंकि अब राफेल नहीं खरीदेंगे। अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता में कमी आ जाएगी, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व वैज्ञानिकों के सम्मान में वृद्धि होगी, और राष्ट्र की सुरक्षा में भी क्या होंगे, सहायक होंगे। ठीक है, अब अन्य लाभ और देख लेते हैं हम लोग। अन्य लाभ क्या है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। अब हमने भैया प्रौद्योगिकी बनाई, अब राफेल में कोई चेंजेस करना है तो कौन चेंज करेगा, आप बताओ? अगर राफेल को मॉडिफाई करना है तो कौन करेगा, फ्रांस करेगा। हम किस पे निर्भर हैं, फ्रांस पे हैं। पर जब हमारी खुद की तकनीक है तो भैया हम उस पे मन चाहे तब परिवर्तन कर सकते हैं, मर्जी होगी तब उसमें चेंज कर सकते हैं। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी का एक लाभ यह भी है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। पेटेंट, ट्रिप्स जैसी चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। अब पेटेंट की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि भैया हमारी खुद की प्रौद्योगिकी है। नवीन उद्योगों की स्थापना होगी, मशीनें आएंगी, मशीनों से नवीन उद्योगों का विकास होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। कौशल विकास होगा, मशीनें आएंगी तो उनको चलाने वाले भी तो आएंगे भैया, और इससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, और देश का तीव्र एवं सतत विकास होगा। स्वदेशी प्रौद्योगिकी बेसिकली समानुपाती होती विकास की। जिस देश के पास जितनी ज्यादा स्वदेशी प्रौद्योगिकी है वो देश उतना ही तीव्र और सतत विकास करेगा। तो ये इसके कुछ अन्य लाभ हो गए। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव, पेटेंट रेस एवं चुनौतियों का समाधान, नवीन उद्योगों की स्थापना, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, देश का तीव्र एवं सतत विकास। तो अभी हमने देखा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ उनका महत्व क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाओं पे, जो कि हमारे मेंस का टॉपिक है। बेसिकली यही मेंस का टॉपिक है। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रकार 5 मार्कर में लिखना है और किस प्रकार हम लोगों को 11 मार्कर में लिखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या भारत को एक टेक्नोलॉजी देश के रूप में जाना जाता है क्या, टेक्नोलॉजी कंट्री के रूप में जाना जाता है क्या? नहीं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी काफी पिछड़ी हुई है ना। इट मीन्स कोई ना कोई तो लिमिट्स होगी हमारी टेक्नोलॉजी की, बहुत सी सीमाएं होंगी, तभी तो हम लोग पिछड़े हुए हैं। कुछ तो कारण होंगे ना साहब, ऐसे ही तो पिछड़े नहीं है। कुछ तो रीजंस होंगे, कुछ तो सीमाएं होंगी, कुछ तो लिमिट्स होंगी। तो उन्हीं पर हम लोगों को चर्चा करनी है। हालांकि आप लोग जब थोड़े से भी चिंतन मनन करोगे तो आप इजीली आंसर इसका पा लोगे। फिर भी देखते हैं कि भैया 5 मार्कर में और 11 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बार से मैं कॉपी में जो 5 मार्कर और 11 मार्कर की होती है उसमें मैं आपको कौन सा आंसर लिख के ही बता दिया करूंगा। ठीक है, चलिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भरपूर विकास करने के बाद भी व्यवहारिक जीवन में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में, भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का वांछित उपयोग नहीं कर पा रहा है, या हमारे यहां आधारभूत संरचना की कमी है, वैज्ञानिकों को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अब इसरो है, इसरो को फंडिंग बहुत कम होती है, वो खुद पैसे इकट्ठे कर रहा है, इकट्ठे करके जैसे विदेशों का सैटेलाइट लॉन्च कर देगा, फिर वो मतलब अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो हमारे यहां पे यार समस्याएं तो हैं, हमारे यहां पे क्या है, समस्याएं तो हैं, बुनियादी ढांचा नहीं है ना, डिजाइन संबंधी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ सीमाएं हैं। तो पहले मैं बता देता हूं 5 मार्कर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए। अगर 5 मार्कर में आता है तो केवल आपको ऐसे लिख देना, और देखो 14 पॉइंट, आपको 3.5 नंबर क्यों नहीं देगा। स्पेस का यूज करना सीखिए। सबसे पहले 2 लाइन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी बताओगे, उसी के साथ एग्जाम्पल दे दोगे, फिर उसके बाद आप ये बताओगे, नीचे लिखोगे उपरोक्त सीमाओं के बाद नियोजन, मतलब प्लानिंग के साथ, ठीक है, और वित्तीय सहायता के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाओं को दूर करके आत्मनिर्भर भारत की संकल्पनाओं को फलीभूत कर सकते हैं। आत्मनिर्भर, केवल हमें भैया आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनना है, तकनीक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना है। मोदी जी कह रहे हैं ये वाली बात। तो तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर अगर हम लोगों को बनना है तो हम लोगों को जो सीमा है, जो चुनौतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, वो बताऊंगा निष्कर्ष हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलो,
पहले एक बार रीड आउट कर, तो आप लोग पढ़ते चला करो, है ना, बोलते चला करो, क्योंकि ताकि चीजें बहुत अच्छे से हो जाए। तो भैया पहला, बुनियादी ढांचा की कमी, मतलब प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए होता है, मैंने डिटेल में लिख रखा है, 11 मार्कर में घबराने वाली बात नहीं है, पर 5 मार्कर में आए तो आप ऐसे लिखने का, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है, बुनियादी ढांचे की कमी। हमारे यहाँ अनुसंधान संस्थान नहीं है, प्रशिक्षण शालाएं नहीं है, वित्त का अभाव है ना। तो ये बुनियादी कमियां क्या करती हैं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। दूसरा, गुणवत्ता संबंधी चुनौती। आप लोगों को पता है माइक्रोमैक्स का फोन कैसी क्वालिटी का था, या जो भारत में जो डेवलपमेंट हो रही है प्रौद्योगिकी का, उनमें गुणवत्ता बहुत कम है, उनकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। आप लोग आज भी एमआई का फोन, एप्पल का फोन खरीदते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारी जो देशी प्रौद्योगिकी है उसमें गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो गुणवत्ता संबंधी चुनौती है भैया। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाना। अब एक मिसाइल भैया किसने बनाई, या राफेल किसने बनाया, फ्रांस में बनाया, और हमने भी बनाया। हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए क्योंकि उनके पास उन्नत तकनीक है, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। पॉइंट बिल्कुल देखते चलिएगा अच्छे से, है ना, यही क्वेश्चन आना है एग्जाम में और यही टॉपिक में है, इसी पर फोकस करो। उन्नयन की रफ्तार धीमी। अब स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। कहां पे हमने अग्नि मिसाइल वगैरह स्टार्ट किया था 1980 के दशक में, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है क्या नहीं, इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू किया था, और आज हम केवल 5000 किलोमीटर तक मिसाइल फेंकने की क्षमता विकसित कर पाए। मतलब जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी टेक्नोलॉजी की, जो उसका उन्नयन होना चाहिए था, उसकी रफ्तार अभी भी क्या है भैया, धीमी है, उसकी रफ्तार आज भी क्या है, कम है। उसके संरचनात्मक चुनौती है, स्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं कुछ। उसका ई अपशिष्ट उत्पादन, स्वदेशी का प्रौद्योगिकी तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वो ई अपशिष्ट का उत्पादन कर रही है, और ई अपशिष्ट क्या है भैया, एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आप लोग पढ़ते भी हो पर्यावरण वाले सेक्शन में ई अपशिष्ट को, ठीक है। उसके लिए सरकार को नियम बनाना पड़ रहे हैं। अंतरिक्ष में ई कचरा इकट्ठा हो रहा है। डाटा स्थानीकरण की सीमा है कुछ, क्योंकि यह कहा गया है कि डाटा 21वीं सदी का ईंधन है, ठीक है। तो हमारे पास वो पर्याप्त ढांचा ही नहीं है, बुनियादी ढांचा ही नहीं है जो डाटा स्थानीकरण और डाटा विश्लेषण कर सके। तो इसकी एक सीमा है, इनके बारे में देखेंगे हम लोग। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सीमा है। भले ही हम लोग इतनी मिसाइल्स पहुंचा रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, परंतु जीएसएलवी की क्रायोजेनिक तकनीक के लिए आज भी हमको विदेशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हमारे पास केवल 2 लॉन्चिंग पैड हैं, केवल 2 लॉन्चिंग पैड। आप सोचिए ना कि कितनी सीमाएं हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी। हम जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरे देश बृहस्पति तक पहुंच गए, शनि तक पहुंच गए, हम लोग पृथ्वी मंगल की सेवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है क्या नहीं। स्वास्थ्य के तकनीक में कुछ सीमा है। भले ही भारत को पर्यटन देश कहा जाता है, परंतु पीपी किट में भैया दिक्कत हो गई थी, कोरोना वैक्सीन में दिक्कत है, मान्यता नहीं दे रहे दूसरे देश। रक्षा तकनीकी की सीमा है। हमारे पास अग्नि, त्रिशूल, अस्त्र, है ना, आर्टिलरी गन, भीष्म टैंक सब है, फिर भी हमको राफेल मंगाना पड़ रहा है। तो मतलब रक्षा के क्षेत्र में भी सीमा है। परंपरागत ज्ञान का साक्ष्य न होना। नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने भैया पूरा ज्ञान जला दिया हमारा। सुपर कंप्यूटर में भी तकनीक की सीमा है। चीन का सुपर कंप्यूटर हमेशा आएंगे और हमारे 1-2 सुपर कंप्यूटर आ पाते हैं टॉप 500 में। वैज्ञानिकों को पर्याप्त सुविधाओं का अभाव और बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता का अभाव। तो ये क्या है, 5 मार्कर में लिखने का तरीका, 11 मार्कर में भी एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। तो चलिए एक बार पहले पढ़ लो ताकि याद हो जाए भैया, लगे हाथ, है क्या नहीं। एट द एंड तो याद ही करना है ना हम लोगों को। देखो मेरी जो वीडियोस होती है मुश्किल से 35-40 मिनट की होती है, कुछ 30 मिनट की, 40 मिनट में। अगर आपका 40 मिनट में एक अच्छा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो क्या बुराई है, नहीं है ना। तो भाई शेयर कर दो यार, पसंद आ रहा है तो भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जूम क्लासेस में तो कहूँगा भैया ज्वाइन करो, केवल 200-250 रुपये प्रति माह फीस है एक सब्जेक्ट की, प्रति माह केवल 200-250 रुपये। इतने में आपका एक पिज्जा आ जाता है और डेली आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ज्वाइन करिए आप लोग। चलो पहला क्या है, बुनियादी ढांचे की कमी, गुणवत्ता संबंधी चुनौती, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाना, उन्नयन की रफ्तार धीमी होना, संरचनात्मक चुनौती, ई अपशिष्ट का उत्पादन, डाटा स्थानीकरण की सीमाएं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में सीमाएं,
परंपरागत ज्ञान का साक्ष्य न होना, सुपर कंप्यूटर तकनीक की सीमा, वैज्ञानिकों को पर्याप्त सुविधाओं का अभाव और बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता। एक बात और, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए यार, कमेंट से हम लोग प्रोत्साहित होते, बताया करिए कि कैसा लेक्चर है, कैसा आप लोगों को फायदा हो रहा है और क्या आप लोग चाहते हो, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए चलो, पहला पॉइंट है बुनियादी ढांचे की कमी। हमने बोला कि हमारे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही ठीक नहीं है। जैसे क्या ठीक नहीं है भैया? तकनीकी शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसंधान केंद्रों की कमी। अब जब आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी के बारे में विकसित ही नहीं किए जाएंगे, आपको रिसर्च ही नहीं कराई जाएगी, तो क्या आप कैसे टेक्नोलॉजी का विकास करोगे, कैसे प्रौद्योगिकी का विकास करोगे? नहीं कर पाओगे ना, है कि नहीं? उन्नत प्रयोगशालाओं का अभाव है, लैब ही नहीं है हमारे पास अच्छी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? बुनियादी ढांचे की कमी। ठीक है, दूसरा है गुणवत्ता संबंधी चुनौती। अभी मैंने बताया कि हमारे देश के मोबाइल की क्वालिटी कैसी है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है। तो भारत में निर्मित स्वदेशी उत्पाद पर्याप्त शोध और अनुसंधान न होने के कारण गुणात्मक रूप से कम प्रभावी है, क्योंकि हम उतनी रिसर्च नहीं करते, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जिसके कारण जो स्वदेशी निर्मित उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। दूसरी मिसाइल्स, दूसरे विमान हमसे ज्यादा एडवांस है, क्यों? क्योंकि उनके पास भैया अनुसंधान अच्छा है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाना, पहला क्या हुआ? बुनियादी ढांचे की कमी, दूसरा गुणवत्ता संबंधी चुनौती, तीसरा क्या है? प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाना। क्यों पिछड़ रहा है प्रतिस्पर्धा में? क्योंकि पर्याप्त अनुसंधान एवं शोध नहीं हो पा रहा है। पर्याप्त अनुसंधान एवं शोध के कारण हम पिछड़ जाते हैं भैया। उन्नयन की धीमी रफ्तार। 1983 में IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे हमने जो मिसाइलों का विकास किया, आज हम केवल 5000 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए अग्नि 5। तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस रेट है, जो प्रोग्रेस की गति है, वो तेज होनी चाहिए थी, परंतु ये एक सीमा है, ये बाधा उत्पन्न कर रही है स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में। क्या? उन्नयन की धीमी रफ्तार। संरचनात्मक चुनौती की बात करो भैया, संरचनात्मक ढांचे में विद्यमान कमियों ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को अवरुद्ध किया है। अब इसरो क्या कहता है? इसरो अभी ने हाल में इसरो ने स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक अधोसंरचना न होने के कारण संगठन को नुकसान उठाना पड़ता है। वो और अच्छा कर सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक अधोसंरचना ही नहीं है, मतलब संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है। तो कौन से 5 पॉइंट पड़े, एक बार फटाफट बता दो। बुनियादी ढांचे की कमी, गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां, गुणवत्ता संबंधी चुनौती तो भैया प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाना, उन्नयन की धीमी रफ्तार और संरचनात्मक चुनौती, क्योंकि इसरो का स्टेटमेंट आया है। ई अपशिष्ट उत्पादन। अब जब आप स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करोगे तो एक सीमा आएगी, एक लिमिट आएगी, वो आएगी ई अपशिष्ट का उत्पादन, ई कचरा। जब ई कचरा आएगा तो वो भारत के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब केवल स्वदेशी का प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं वो तो ठीक है, अब ये कचरा को भी निपटाओ, उसका प्रबंधन भी करो, जो कि भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग से ई अपशिष्ट का भी उत्पादन होता है, जिसका प्रबंधन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, संरचनात्मक चुनौती रिपीट हो गया है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, डाटा स्थानीकरण की सीमाएं। अभी मैंने आप लोगों को कहा भाई साहब, डाटा आंकड़े जो हैं वो प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो क्या है? 21वीं शताब्दी का ईंधन है डाटा। तो डाटा स्थानीकरण और डाटा विश्लेषण के लिए हमारा ढांचा अपर्याप्त है, जो कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी की एक प्रमुख सीमा है। तो डाटा स्थानीकरण और डाटा विश्लेषण के लिए हमारा ढांचा कैसा है? अपर्याप्त है। अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी डाटा स्थानीकरण के मुद्दे पे भारत संघर्ष कर रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष तकनीक की सीमाएं। मैंने बताया था कि भारी उपग्रह छोड़ने के लिए आज भी हम विकसित देशों पर निर्भर हैं। हमने GSL भी डेवलप कर लिया, परंतु क्रायोजेनिक तकनीक के लिए हम किस पे निर्भर हैं? क्रायोजेनिक तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर हैं। दूसरे देश शनि मनी तक पहुंच गए, हम लोग मंगल तक बस पहुंच पाए हैं। ठीक है, दूसरे देशों ने अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है, जैसे चाइना उसने बायडू कर लिया है, रूस ने कर लिया है भैया ग्लोकोमास, USA का तो है ही है। ठीक है, GPS, और हम हमारा GPS अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ सीमाएं हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
सीमाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सीमाएं? यद्यपि भारत स्वास्थ्य पर्यटन के रूप में जाना जाता है, परंतु आज भी हम मेडिकल उपकरण जैसे कि सर्जिकल यंत्र, एक्सरे मशीन, पीपी किट, ईसीजी आदि के क्षेत्र में, आदि के मामलों में दूसरे देशों पर निर्भर है। पीपी किट हमने आयात की थी, नहीं की थी क्या? कोरोना वैक्सीन हालांकि हमने खुद बनाया, परंतु ब्रिटेन के सहयोग से बनाई कोविशील्ड। तो बहुत से भैया तकनीक ऐसी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ईसीजी हो गया, पीपी किट हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, वेंटिलेटर हो गए। तो इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर तय करना है भारत को। रक्षा के क्षेत्र में देख लो, मैंने बोला कि हमने कई स्वदेशी हथियार जैसे कि पृथ्वी, आकाश मिसाइलें, अरिहंत पनडुब्बी विकसित कर ली, ड्रोन बना लिया रुस्तम, परंतु हमने राफेल से भैया खरीदा क्या? राफेल खरीदा हमने फ्रांस से, इजराइल से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, यूएसए से कर रहे हैं। तो यो रक्षा क्षेत्र की सीमाएं हमें दिखाई देती है स्वदेशी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। भारत विश्व का दूसरा रक्षा उपकरण का आयात है, ये बात को प्रूव कर रहा है, सबूत दे रहा है। अन्य सीमाएं देख लो, ये अच्छा तरीका है आंसर फॉर्मेट करने का कि आप विशेषताएं लिख दो, अन्य विशेषताएं लिख दो, महत्व लिख दो, अन्य महत्व लिख दो, सीमाएं लिख दो, अन्य सीमाएं लिख दो। ये आपके आंसर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो फॉर्मेटिंग को बेहतर बनाता है। ठीक है, जिससे परंपरागत ज्ञान का साक्ष्य ना होना, बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता का अभाव और सुपर कंप्यूटर की सीमाएं। मैंने बताया था कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में जापान, चीन श्रेष्ठ स्थान पे है। चीन के 229, यूएसए के 121 सुपर कंप्यूटर आते हैं टॉप 500 में, परंतु भारत के केवल 4, मात्र 4, वो भी प्रत्यूष और मिहिर, प्रत्यूष एवं मिहिर, जबकि चीन के 229, यूएसए के 121। सोचो ना यार, हम सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में कितने पीछे हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर की सीमाएं बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या बोलेंगे कि हमें भैया बेहतर नियोजन के माध्यम से, ठीक है, अच्छी प्लानिंग के माध्यम से, बेहतर रणनीति के माध्यम से क्या कर सकते हैं? स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाओं को दूर करके स्वदेशी का प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हैं, जो भारत के क्षेत्र में न केवल आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भूमिका को निभाएगा, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी फलीभूत करेगा। ये इसका क्या हो जाएगा? निष्कर्ष। तो 11 मार्कर में आए तो आपको इस प्रकार लिखना है मेरे भाइयों बहनों, और अगर 5 मार्कर में आए तो उसका मैं फॉर्मेट बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग कि भारत के क्षेत्र में, भारत के में कौन कौन सी स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। ठीक है, ये सिलेबस में तो नहीं है, फिर एक बार देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी की बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को देखना है। रक्षा के क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ठीक है, 1983 से यह प्रारंभ हुआ था और भारत ने रक्षा के क्षेत्र में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों का विकास किया हुआ है। अभी अग्नि 5 जो कि 5000 किलोमीटर तक इसे हम भेज सकते हैं। T-90 और भीष्म टैंक, ये एंटी मिसाइल टैंक है। ठीक है, T-90 और भीष्म टैंक। ड्रोन की बात करें तो रुस्तम का विकास किया है, काफी हाईटेक ड्रोन है रुस्तम। तेजस हल्का लड़ाकू विमान का विकास किया हम लोगों ने रक्षा के क्षेत्र में। आईएनएस विक्रांत और विराट जो कि युद्धपोत हैं, और आईएनएस अरिहंत एवं कलवरी जो कि परमाणु पनडुब्बी हैं। तो रक्षा के क्षेत्र में हमने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एवं आकाश, T-90 भीष्म टैंक, ड्रोन रुस्तम, तेजस हल्का लड़ाकू विमान, आईएनएस विक्रांत एवं विराट युद्धपोत और अरिहंत कलवरी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुदूर संबंधी उपग्रह, कार्टोसैट, ओशनसैट, डीसैट, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, मंगलयान। अब हम आगामी हमारे मिशन है जैसे आदित्य L1 जो कि सूर्य से संबंधित है, शुक्रयान, ठीक है, जो कि 2023 में जाएगा। उसका चंद्रयान 3, ठीक है, गगनयान। ये हमारे आगामी कुछ मिशन हैं। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियां हासिल की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव कृत्रिम अग्नाशय मॉडल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काफी विकास किया है। रोटाबेक हो, कोवैक्सीन हो, ल्यूकोसिन औषधि हो, तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ प्रौद्योगिकी है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पारभासी जियोपॉलीमर कंक्रीट, ये क्या करता है? प्रदूषण को कम करने में सहायक है। पारभासी जियोपॉलीमर कंक्रीट ये रासायनिक प्रदूषण को सोख सकता है इजीली। ठीक है, पाट पद्धति भीलों की जो कि जल प्रबंधन पर आधारित है। ये क्या करते हैं? पहाड़ी स्रोतों को, पानी को मोड़कर खेतों में ले जाया जाता है, सिंचाई करते हैं पाट पद्धति से। तो इससे क्या होता है? पानी की बचत होती है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है।
ठीक है। हाइब्रिड एन्युटी आधारित पीपी मॉडल, ये सीवेज प्रबंधन के लिए है। सीवेज प्रबंधन मतलब नालियों के प्रबंधन के लिए है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, एक बार देख लेना, रीड आउट कर लेना, आने की संभावना मुझे थोड़ी कम नजर आ रही है, ठीक है। तो एक बार रीड आउट कर लेना आप लोग लिखते चलिए, आप खुद के नोट्स बनाइए। मैं जो आपको नोट्स बना के लाता हूं वो 2-4 किताबों से ही बना के लाता हूं, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप इनको पढ़ सकते हो। अतिरिक्त मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल 40 मिनट वीडियो देखिए, टॉपिक कंप्लीट करिए। उपरोक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी को भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाओं को एक बेहतर नियोजन व निवेश के माध्यम से दूर करना आवश्यक है, ताकि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को फलीभूत किया जा सके। क्लियर है? यही मैंने आपको बताया, निष्कर्ष लिख दीजिए आप लोग। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीजों को, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार है उनको देख लो, और मानव जीवन पर विकास का प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से 5 मार्कर और 11 मार्कर दोनों में फ्रेमिंग की हुई है, तो उनको भी देख लो। चलिए, सारांश एकेडमी के साथ बने रहिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए, वीडियो शेयर करिए, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा।